हेलो एवरीवन, चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाने के। आज आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के क्वेश्चन को कर देंगे दी एंड, क्योंकि पेंडिंग में है 2 क्वेश्चन 4th और 5th। एग्ज़ाम के अगर हिसाब से मैं देखूं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के क्वेश्चन अभी तक बहुत कम बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं जो हम इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा है मगर 5th थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द डेफिशिएंसी अकाउंट फॉर द सबमिशन टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ सन सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड विच वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31st March 2016। 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मगर वो 8 रुपीज़ ही पेड अप है और ये हो गए 48 लाख। 6 लाख प्रेफरेंस शेयर 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच 20 लाख, लेस कॉल्स इन एरियर 1 लाख और पेड अप वैल्यू है 19 लाख। 5% डिबेंचर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन दी एसेट्स 20 लाख और इस पे हमने इंटरेस्ट पेड किया है अप टू 30 सितंबर 2015। हमने 30 सितंबर 2015 तक का इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, जबकि ये जो दे रखी है इन्फॉर्मेशन वो 31 मार्च 2016 की दे रखी है। मतलब डिबेंचर के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग हो गया है। ठीक, मोर्गेज ऑन लैंड और बिल्डिंग 16 लाख, ट्रेड पेबल्स 53 लाख 10,000। ये जो दे रखा है मोर्गेज ऑन लैंड और बिल्डिंग, मतलब लोन लिया है और हमने मोर्गेज में लैंड और बिल्डिंग को रखा है। ट्रेड पेबल 53 लाख 10,000, वेजेज पेबल 4 लाख, सेक्रेटरी सैलरी पेबल एट द रेट ₹10,000 पर मंथ और वो 60,000 है। 10,000 रुपये महीने की सैलरी है सेक्रेटरी की और 60,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब 6 महीने की सैलरी बाकी है, तो 4 महीने की प्रेफरेंशियल होगी और 2 महीने की अनसिक्योर्ड होगी। ठीक, अच्छा, वेजेज पेबल दे रखा है 4 लाख। अब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कितने जनों की वेजेज है, मतलब कितने वर्कर्स की वेजेज है, कितने महीने की वेजेज है, कुछ डिटेल नहीं है। अगर कुछ डिटेल नहीं है वेजेज के बारे में, आउटस्टैंडिंग के बारे में, तो पूरी वेजेज को प्रेफरेंशियल मान लिया जाएगा। हम मानेंगे कि ये विद इन 4 मंथ की होगी और बहुत सारे वर्कर की होगी, क्योंकि लिमिट भी तो है, पर वर्कर 20,000 से ज़्यादा प्रेफरेंशियल नहीं हो सकता। तो हम मान रहे हैं कि बहुत सारे वर्कर की वेजेज होगी ये और 4 मंथ की होगी और विद इन 1 ईयर ही होंगे वो 4 मंथ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमें लैंड और बिल्डिंग बुक वैल्यू दे रखी है और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट, पेटेंट एंड कॉपीराइट, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट और ब्रैकेट में लिखा है इन द हैंड ऑफ ए बैंक फॉर एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹38 लाख। इसका मतलब बैंक से ओवरड्राफ्ट भी ले रखा है 38 लाख रुपीज़ का। ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं, मतलब डेटर्स दे रखे हैं ऑन 31 मार्च 2011। अभी हमें कब की बैलेंस शीट दे रखी है? 31 मार्च 2016। अब ये चला गया कहाँ पे? 5 साल पहले। 31 मार्च 2011 को बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में जनरल रिजर्व था 8 लाख रुपए का और उसके साथ में P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 5 लाख रुपए। तो नेट देखा जाए तो 3 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस था। ठीक है, 8 लाख रुपीस का जनरल रिजर्व था और P&L अकाउंट था 5 लाख रुपीस का, मगर डेबिट बैलेंस था P&L का। तो 8 लाख का जनरल रिजर्व, 5 लाख का नेगेटिव P&L, इसका मतलब हो गया नेट 3 लाख रुपीस का जनरल रिजर्व था हमारे पास। कब? 31 मार्च 2011 को। इन 2011-12 कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 8 लाख और डिविडेंड डिक्लेयर किया 10% ऑन इक्विटी शेयर। द कंपनी सफर ए लॉस ऑफ ₹21,80,000 बिसाइड्स लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑफ ₹8 लाख। मतलब 21,80,000 का उसको लॉस हुआ और उसके अलावा उसको 8 लाख रुपए का लॉस ऑफ स्टॉक भी हुआ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2013, 2014 एंड 2015। For 2015-16 accounts were not made up. The cost of winding up is expected to be ₹3 lakh. वाइंड अप का खर्चा आएगा टोटल 3 लाख रुपए। ये जो वाइंड अप की कॉस्ट है
ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं आती। मतलब जब हम वाइंड अप करेंगे, कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, तो 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में नहीं आता। तो ये जो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है, ये कहीं भी नहीं आना है, भले ही दिया हुआ हो कहीं नहीं आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो स्टेटमेंट को बनाने में नहीं है, डेफिशिएंसी को बनाने में। डेफिशिएंसी का जो अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट आएगा बताऊंगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान से समझना भी। ठीक है, तो चलो पहले स्टेटमेंट तो बनाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2016। रुपीज़, इसके बाद ही बनाते हैं। मगर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट सी और लिस्ट डी। और वैसे भी इस नेक्स्ट पेज पे हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो लाइन बीच में आएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं लिस्ट सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की। करेक्ट, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बाद में भी बना सकते हो, ठीक है ना, मगर हम पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सबसे पहले, मतलब ये जो लिस्ट बन रही है वो एक तरह से वर्किंग नोट का पार्ट है। वर्किंग नोट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के पहले भी बनाए जा सकते हैं, वर्किंग नोट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बाद में भी बनाए जा सकते हैं, मगर हम पहले इसलिए बना देते हैं क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट फाइनल होगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट फाइनल होगी, तो ही तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट बनाते हैं। कौन कौन से आएंगे देखो इसमें। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में हमें यहाँ पर एक तो लेना है ये आउटस्टैंडिंग वेजेज, कितने रुपए, 4 लाख है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज 4 लाख। और एक हमें लेनी है सेक्रेटरी की सैलरी, सेक्रेटरी सैलरी, मगर वो 6 मंथ की है, 10,000 पर मंथ है, 60,000 रुपये बाकी है, तो दिखती बात है 6 महीने के हो गए। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, हमें केवल 4 महीने की सैलरी को ही प्रेफरेंशियल में लेना है। अच्छा, एमडी की जो सैलरी होती है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाती है, चाहे कितने भी महीने की हो, चाहे उससे कोई लेना देना नहीं। डायरेक्टर को जो भी रेम्यूनेशन, डायरेक्टर फीस, ये सब कुछ अनसिक्योर्ड में आएंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में नहीं आते। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं हम। उसके बाद में और कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में नहीं आती, तो हम इसकी टोटल कर लेते हैं और ये होती है 4,40,000। अब हम बनाते हैं लिस्ट, लिस्ट डी, और वो बनेगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सबसे पहले इसमें लेते हैं हम, देखो ट्रेड पेबल, ये जो दिया हुआ है 53,10,000, ट्रेड पेबल 53,10,000। फिर सेक्रेटरी सैलरी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, 20,000। ठीक है, उसके बाद में एमडी की सैलरी, एमडी की सैलरी कितने रुपए दे रखे हैं यहाँ पर, 1,20,000, पूरा का पूरा यहीं पर आएगा। ठीक, तो देखो हमने एमडी सैलरी ले ली, सेक्रेटरी सैलरी ले ली, वेजेज पेबल। अब हमें यहाँ पर एक दो लाइन खाली छोड़ना है कि अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर कुछ डेफिशिएंसी आ जाए तो वो डेफिशिएंसी हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, बाकी हम सब कुछ ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसकी टोटल। अभी टोटल होगी नहीं, बस आपको एक दो लाइन छोड़नी है, डेफिशिएंसी जो भी आएगी सिक्योर्ड क्रेडिटर की वो हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर।
statement of affairs as on 31st March 2016. सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसेट्स को, और एसेट्स में भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ब्रैकेट में एज पर लिस्ट ए। करेक्ट। स्टार्ट करें एसेट्स को लेना। देखो यहाँ पर कॉल्स एक तो दे रखी है, मगर ये नहीं लिखा हुआ है कि कॉल्स का पैसा मिलेगा, तो हम ये मान रहे हैं कि कॉल्स का पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मॉर्गेज, यहाँ फर्स्ट जो टेबल दे रखी है उसमें तो कोई भी एसेट्स नहीं दे रखी है। अब हम यहाँ सेकंड टेबल में देखना स्टार्ट करते हैं। लैंड और बिल्डिंग को तो हमने मॉर्गेज पे रखा हुआ है, उस पर लोन ले रखा है, तो ये लेना नहीं है लिस्ट ए में। प्लांट एंड मशीनरी ये कहीं पर भी मॉर्गेज पे नहीं है, 26 लाख, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना मिलेंगे, 26 लाख एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, राइट। ये ले लिया हमने प्लांट एंड मशीनरी। टूल्स एंड इक्विपमेंट 80,000 टूल्स एंड इक्विपमेंट। ठीक। देन उसके बाद में पेटेंट एंड कॉपीराइट 6 लाख, तो यहाँ लिखते हैं 6 लाख पेटेंट एंड कॉपीराइट। उसके बाद इन्वेंट्रीज 14,80,000, तो यहाँ लिखते हैं 14,80,000 इन्वेंट्रीज। देन इन्वेस्टमेंट 34 लाख है, मगर उस पे बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब वहाँ मॉर्गेज किया हुआ है, तो लिस्ट बी में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स 12 लाख, डेटर्स 12 लाख। करेक्ट। तो ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद लैंड और बिल्डिंग को नहीं लिखा, वो मॉर्गेज पे लिस्ट बी में, इन्वेस्टमेंट भी लिस्ट बी में आएगा। इसके अलावा और कोई यहाँ पर एसेट्स की डिटेल नहीं है, तो हम इस लिस्ट को यहाँ पर ही एंड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एज पर लिस्ट बी। स्टार्ट करते हैं लिस्ट बी को। सबसे पहले तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। एक तो एसेट्स, रियलाइजेबल वैल्यू, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, डेफिशिएंसी और सरप्लस। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। एक तो लिखेंगे इसमें लैंड एंड बिल्डिंग और एक लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। दो एसेट्स को मॉर्गेज रख कर हमने लोन ले रखा है, एक तो लैंड और बिल्डिंग पर और एक इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है। सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 26 लाख, और इन्वेस्टमेंट की रियलाइजेबल वैल्यू है 34 लाख। तो यहाँ लिखते हैं 26 लाख और 34 लाख। अब ड्यू टू सिक्योर्ड कैपिटल, लैंड और बिल्डिंग पे जो हमने लोन ले रखा है वो है 16 लाख का, और इन्वेस्टमेंट पर 38 लाख का। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 16 लाख और यहाँ लिखते हैं 38 लाख। तो लैंड और बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू है 26 लाख। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब जो लोन ले रखा है वो 16 लाख का, इसका मतलब यहाँ पर आ गई 10 लाख रुपए का सरप्लस। इन्वेस्टमेंट 34 लाख, 38 लाख सिक्योर ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर है, तो यहाँ डेफिशिएंसी आ गई 4 लाख। तो ये जो जिस पे डेफिशिएंसी है वो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा, और जो सरप्लस है
वो यहाँ आउटर कॉलम में आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, नेट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि एक में सरप्लस एक में डेफिशिएंसी तो नेट कर दो, नहीं, एक में सरप्लस है वो आउटर कॉलम में आएगा, जो डेफिशिएंसी है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये जो डेफिशिएंसी 4 लाख है, हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट को भी फाइनल कर देते हैं। डेफिशिएंसी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर विच इज 4 लाख, और इन सबको ऐड करें तो 53,10,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 4 लाख एंड इट इज 58,50,000। ठीक है, तो ये हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट भी फाइनल हो गई, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट भी फाइनल हो गई, और हमने यहाँ एसेट्स को भी टोटल फाइनल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल करते हैं 26 लाख प्लस 80,000 प्लस 6 लाख प्लस 14,80,000 प्लस 12 लाख प्लस 10 लाख, इट इज 69,60,000, 69,60,000, और इसके सामने लिखेंगे एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, और यहाँ पर डिटेल बना देते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसमें एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उससे हमें मिले, देखो टोटल ये 69,60,000 है, इसमें 10 लाख का सरप्लस अगर हटा दें तो हमें मिलते हैं टोटल 59,60,000। और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस से कितने मिले, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, लैंड और बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू 26 लाख और इन्वेस्टमेंट की रियलाइजेबल वैल्यू 34 लाख, दोनों मिलाकर होते हैं 60 लाख, और इन दोनों की टोटल होती है 1,19,60,000। ठीक है, और ये हमारी एसेट्स की लिस्ट हो गई कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटीज को। यहाँ लिखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू या ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिक्योर्ड क्रेडिटर को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट liability is covered by value of security। सिक्योर्ड क्रेडिटर दो थे, एक था जिस पे लैंड और बिल्डिंग को मॉर्गेज किया था, वो था 16 लाख, उस पर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 26 लाख थी। इसका मतलब वो जो 16 लाख था वो पूरा सिक्योर, मतलब उससे पूरा अमाउंट रियलाइज हो गया उसको। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 34 लाख है, मगर उसके ऊपर सिक्योर्ड क्रेडिटर थे 38 लाख के। तो यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर कितनी लाइबिलिटी सेटिस्फाइड हुई, केवल 34 लाख की। तो ये लाइबिलिटी जो लैंड और बिल्डिंग के ऊपर थी ये तो पूरी सेटिस्फाइड हो जाएगी, पूरे 16 लाख, मगर जो इन्वेस्टमेंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट था वो लाइबिलिटी केवल 34 लाख की ही सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब 16 लाख
लैंड और बिल्डिंग पे जो लोन ले रखा था वो तो पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट 38 लाख का है, मगर उस पर सिक्योरिटी की वैल्यू केवल 34 लाख है, तो 34 लाख ही कवर होगा। तो 16 लाख रुपए का लोन पूरा कवर हो गया और बैंक ओवरड्राफ्ट 34 लाख का कवर हुआ। इसका मतलब ये दोनों मिलकर हो गए 50 लाख, 50 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 लाख। एक लोन पूरा कवर हो गया और एक लोन केवल 34 लाख जितना ही कवर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है, राइट। अब हम क्या लेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की हमने लिस्ट बनाई थी और वो थे 4,40,000। तो ग्रॉस में भी लिखेंगे 4,40,000 और यहाँ भी लिखेंगे 4,40,000। ये लेस करेंगे 69,60,000 में से माइनस करेंगे 4,40,000। इसका मतलब ये हो जाएगा 65,20,000। और यहाँ लिखेंगे सरप्लस एज रिगार्ड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर लिस्ट डी। डिबेंचर होल्डर हमें बैलेंस शीट में दे रखे हैं 20 लाख रुपए के, मगर उस पर इंटरेस्ट केवल 30 सितंबर तक का ही हमने कर रखा है। इसका मतलब उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट भी बाकी हो जाता है। तो कितना होता है, क्योंकि हम ये जो दे रखा है वो 31 मार्च 2016, इंटरेस्ट पेड क्या है 30 सितंबर 2015, तो 6 महीने का इंटरेस्ट भी होता है। तो 20 लाख पे अगर मैं कैलकुलेट करूं 5% तो होता है साल भर का 1 लाख, और 6 महीने का होता है 50,000 रुपये। तो हमें 20 लाख रुपए डिबेंचर के और 50,000 रुपये उस पर इंटरेस्ट, दोनों मिलकर कितने हो गए 20,50,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 20,15,000, 20,50,000, ठीक है। और यहाँ पर भी आ जाएगा ग्रॉस लाइबिलिटी में 20,50,000। अब कैलकुलेट करते हैं, अभी भी सरप्लस आ रहा है 65,20,000 में से माइनस करेंगे 20,50,000 को, तो ये आएगा 44,70,000 सरप्लस एज रिगार्ड टू डिबेंचर होल्डर। अब हम किसको लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को एज पर लिस्ट ई। लिस्ट ई में, अच्छा ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट मैंने डी लगा दी थी, ई लिखना है ना, लिस्ट ई। और वो लिस्ट है 58,50,000, तो यहाँ लिखेंगे 58,50,000। यहाँ भी आ जाएगा 58,50,000 और यहाँ पर आ जाएगी टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी की। टोटल कर देते हैं 50 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 20,50,000 प्लस 58,50,000। टोटल इज 1,33,40,000, करेक्ट। और यहाँ पर 44,70,000 में से माइनस करेंगे 58,50,000, तो ये आ गई डेफिशिएंसी 13,80,000 की। यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी एज रिगार्ड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे शेयर कैपिटल को लिखना। सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर लिस्ट एफ, और इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर लिस्ट जी।
और इससे आ जाएगी डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। तो सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू 20 लाख की कैपिटल है, कॉल्स इन एरियर है 1 लाख, तो पेड अप वैल्यू है 19 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू है 48 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 19 लाख और एक लिखेंगे 48 लाख। करेक्ट। तो 13,80,000 ऑलरेडी डेफिशिएंसी थी, डेफिशिएंसी और ऐड हो गई 19 लाख डेफिशिएंसी के और 48 लाख और इसमें ऐड हो गए, तो ये हो गया 80,80,000। इट इज़ डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। करेक्ट। फटाफट से नोट कर लो, पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें ये जो लिस्ट बी बनाई थी, पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें केवल एक ही एसेट्स थी, मगर इस बार 2 एसेट्स दे रखी है। हमने 2 एसेट्स पर लोन ले रखा है, उनको मॉर्गेज करके, एक तो लैंड और बिल्डिंग को और एक इन्वेस्टमेंट को। तो आप फटाफट से लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सबसे पहले एसेट्स की डिटेल, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ लाइबिलिटीज़ की डिटेल, और फिर हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। मेन जो है इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में तो सेम वैसे ही पॉइंट थे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड में जैसे सॉल्व किए, मगर जो डेफिशिएंसी अकाउंट है उसमें एक नया पॉइंट है, वो हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद में आप देखिए लाइबिलिटीज़ को। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, समझना डेफिशिएंसी अकाउंट में एक पॉइंट है जो बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट को बनाना। डेफिशिएंसी अकाउंट एज पर लिस्ट एच। अगला क्वेश्चन इजी भी है और छोटा भी क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिशिएंसी अकाउंट एज पर लिस्ट एच। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी।
आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, है ना। इसमें सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स एज ऑन, हमें कब का दे रखा है, जनरल रिजर्व और वो P&L का बैलेंस क्वेश्चन में 31 मार्च 2011, तो यहाँ लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2011। इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। करेक्ट, तो ये तो नील है, ये है नील, क्योंकि उस समय जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, P&L का भी डेबिट बैलेंस है, मगर जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो है 8 लाख, P&L का डेबिट बैलेंस है 5 लाख, तो नेट 3 लाख रुपीज़ आता है। ये 3 लाख रुपीज़ का जो होगा वो आएगा बी पॉइंट में, जो सबसे पहले लिखता है ना, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, वहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो नील हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं डिविडेंड पेड वगैरह, बहुत सारे पॉइंट लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ पर एक तो आएगा डिविडेंड पेड, इस बार डिविडेंड पेड दे रखा है हमें, डिविडेंड पेड आएगा। फिर आएगा ट्रेडिंग लॉसेस, ट्रेडिंग लॉसेस की वहाँ से लगाकर 31 मार्च 2011 से लगाकर 31 मार्च 2016 तक हमें क्या क्या ट्रेडिंग लॉसेस हो गए। फिर इसमें आता है लॉसेस रिटर्न ऑफ, जो लॉसेस हम रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, और एक आता है लॉसेस टू बी रिटर्न ऑफ, लॉसेस टू बी रिटर्न ऑफ, और अदर में यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अब देखो यहाँ पर एक एक करके लिखते हैं। यहाँ पे जो ट्रेडिंग लॉसेस है उसमें एक पॉइंट आएगा, वो पहले तो डिविडेंड पेड वाला लिखता है ना, जो टेबल दे रखी है हमें सेकंड टेबल, उसके बाद में दे रखा है, देखो इन 2011-12 कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 8 लाख, ये प्रॉफिट तो ट्रेडिंग प्रॉफिट बी पॉइंट में आएगा, और डिक्लेयर किया इक्विटी शेयर पे 10% डिविडेंड। बट इक्विटी शेयर पर डिविडेंड देने से पहले ये इम्प्लाइड है कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड दिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इक्विटी शेयर का डिविडेंड लिखा है तो इम्प्लाइड है कि पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया होगा। प्रेफरेंस शेयर केवल 1 साल में है ना, तो प्रेफरेंस शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी है, 19 लाख। तो 19 लाख पर हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड कितना हो गया 1 साल का, 19 लाख, इस पे 6% 1,14,000, ये तो हो गया प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। और इक्विटी शेयर की पेड अप वैल्यू है 48 लाख, और इक्विटी शेयर पर हमने डिविडेंड दिया 10%, तो हो गया 4,80,000। तो 1,14,000 प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और 4,80,000 इक्विटी शेयर का डिविडेंड, टोटल हो गया 5,94,000 डिविडेंड। केवल हमने एक ही साल डिविडेंड दिया, उसके बाद में कभी डिविडेंड नहीं दिया। तो यहाँ पर हम डिविडेंड में लिखेंगे 5,94,000, 5,94,000, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 1,14,000 प्लस 4,80,000, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया और इक्विटी डिविडेंड हो गया। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, अभी लिखेंगे ट्रेडिंग लॉस, लॉसेज रिटर्न ऑफ। लॉसेज रिटर्न ऑफ में क्या क्या आएगा, लॉसेज रिटर्न ऑफ में आएगा एक तो ये 8 लाख का लॉस हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। एक यहाँ पर कोई तरह की पेनल्टी वगैरह वैसे नहीं दे रखा है। ये जो ट्रेडिंग लॉस है 21,80,000 ये दे तो रखें, मगर ये केवल 2013, 2014, 2015 का, 2016 जो सबसे लास्ट ईयर था उसका ट्रेडिंग लॉस कितना हुआ या ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना हुआ ये दिया हुआ नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम ट्रेडिंग लॉस टोटल लिखेंगे, आप समझ रहे हो। देखो 2011 के बाद 31 मार्च 2011 के बैलेंस दे रखे, तो 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016। ठीक है, 31 मार्च 2012 जो एंड हुआ उसमें तो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 8 लाख रुपए, ये तो यहाँ प्रॉफिट हो गया 8 लाख। फिर ये जो 13, 14, 15 ईयर, ये 3 साल एंड हुए, इसमें कंपनी को टोटल नुकसान हुआ 21,80,000। देखो ये लिखा हुआ है, द कंपनी सफर ए लॉस ऑफ ₹21,80,000 बिसाइड्स लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। तो फायर वाला लॉस है ये
21,80,000 का उसको लॉस हुआ, और ये ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2013, 14 और 15 तक ये, तो 21,80,000 का उसको नुकसान हुए इन 3 सालों में। मगर 2016 में क्या हुआ, क्योंकि हम 31 मार्च 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2016 तक का आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो 2001 साल तो आपको प्रॉफिट हुआ, उसके आगे 3 साल आपको नुकसान हुए, वो सब दे रखा है। मगर लास्ट ईयर जो 31 मार्च 16 जो एंड हो रहा है, उस समय आपको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, वो दिया हुआ नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ये जो 8 लाख का प्रॉफिट है ये तो जाएगा बी पॉइंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये जो 21,80,000 के लॉस है ये ए पॉइंट में ट्रेडिंग लॉस। मगर इस 2016 में क्या आता है, 2016 में अगर लॉस आता है मान लो, तो 21,80,000 और वो 2016 वाला लॉस दोनों मिलकर फिर हम ट्रेडिंग लॉस में लिखेंगे। अगर मान लो ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है 2016 में, तो 8 लाख एक बार प्रॉफिट हुआ, और ये 2016 का प्रॉफिट, ये दोनों मिलकर बी पॉइंट में लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो हमें 2016 का लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेट करेंगे। मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में वही है, ठीक है ना। जब से दे रखा होता है हमें, जैसे इस 2011 से दे रखा है, तो 2011 से डेट ऑफ वाइंडिंग अप तक हमें सारी प्रॉफिट लॉस की डिटेल चाहिए होती है। यहाँ पर केवल 2015 तक की डिटेल दे रखी है, 2016 में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो डिटेल नहीं दे रखी है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बाकी सारी चीज़ें लिख देते हैं ट्रेडिंग लॉस को छोड़ के, ठीक है। वैसे तो नुकसान ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर लॉस की सिचुएशन में कंपनी का वाइंड अप होता है, ठीक है। तो हमें 2016 31 मार्च 2016 का लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर 2013, 14, 15 21,80,000 की जो लॉस है उसमें 2016 का और लॉस ऐड करके फिर हम डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखेंगे ट्रेडिंग लॉस के अंदर। समझ गया आप? मतलब ये जो ट्रेडिंग लॉस हमने लिखा है यहाँ पर 21,60,000 ये तो है ही, प्लस 2016 का लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसमें जोड़ के फिर हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब वो लॉस कैसे कैलकुलेट करना है वो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने अकाउंट्स बनाए नहीं। 2000 सबसे लास्ट लाइन क्वेश्चन की, 2015-16 अकाउंट्स वर नॉट मेड अप, तो हमें वो लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और पॉइंट लिख लेते हैं। ये जो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ 8 लाख का, वो यहाँ लिखते हैं अदर लॉस में, लॉसेज रिटर्न ऑफ 8 लाख रुपीज़। हर बार वो स्पेकुलेशन लॉस और एक्साइज अथॉरिटी की पेनल्टी वगैरह वो आते हैं, वो है ही नहीं, केवल एक लॉस ऑफ स्टॉक दे रखा है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब लॉसेज टू बी रिटर्न ऑफ, इसमें रियलाइजेशन लॉस प्रॉफिट जो भी रियलाइजेशन लॉस होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए रियलाइजेशन लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड टेबल में देखते हैं, लैंड और बिल्डिंग बुक में वैल्यू थी 24 लाख, मिले 26 लाख, तो वो तो प्रॉफिट हो गया 2 लाख का, वो बी पॉइंट में आएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख, मिले केवल 26 लाख, तो 14 लाख का लॉस हो गया, तो यहाँ लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, P&L नहीं, प्लांट एंड मशीनरी 14 लाख, करेक्ट। देन उसके बाद में नंबर आता है टूल्स एंड इक्विपमेंट, बैलेंस शीट में 4 लाख के थे, हमें मिले केवल 80,000, तो 3,20,000 का लॉस हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 3,20,000 टूल्स एंड इक्विपमेंट, 3,20,000 का लॉस हो गया, ठीक। देन हमें यहाँ पर दे रखा है पेटेंट एंड कॉपीराइट 10 लाख रुपए बुक्स में, जबकि मिले केवल 6 लाख, तो 4 लाख का नुकसान हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 लाख रुपए पेटेंट के ऊपर, पेटेंट एंड कॉपीराइट, पेटेंट के ऊपर हमें 4 लाख का नुकसान हो गया। देन उसके बाद में हमें दे रखा है इन्वेंट्री 17,40,000 की थी, हमें मिले केवल 14,80,000 मिलेंगे एस्टिमेटेड, तो 2,60,000 का ये सब एस्टिमेटेड लॉस है, ठीक है। 2,60,000 और ये हो गया स्टॉक पे, इन्वेंट्री पे। देन उसके बाद में नंबर आता है इन्वेस्टमेंट, 36 लाख के थे, मिलेंगे केवल 34 लाख, तो 2 लाख रुपए का इस पे भी नुकसान होगा, यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। फिर आगे चलते हैं, आगे हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल 18 लाख के थे, 12 लाख की मिलेंगे, 6 लाख रुपीज़ का नुकसान होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 लाख रुपीज़
मतलब डेटर्स, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, समझना, ये हमने एसेट्स का तो लॉस ले लिया। अब आप लाइबिलिटी पे आओ। डिबेंचर 20 लाख रुपए के हैं, डिबेंचर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स 20 लाख, ठीक है। और उस पे इंटरेस्ट हमने कब तक का पे किया हुआ है? 30 सितंबर 2015 तक का पे किया हुआ है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट उस पे आउटस्टैंडिंग होता है, और वो लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं दे रखी है। वो लाइबिलिटी बैलेंस शीट की ये जो डिटेल दे रखी है उसमें नहीं दे रखी है। इसका मतलब वो एक तरह से ऐसी लाइबिलिटी हो गई जो है बट वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, तो वो भी एक तरह से क्या हो गया? रियलाइजेशन लॉस। कितने रुपए का हमने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकाला था? 20 लाख का 5%, 1 लाख, और 6 महीने का 50,000। तो हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी लेना पड़ेगा। ऐसी लाइबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है बट वो लाइबिलिटी तो है ही, वो भी रियलाइजेशन लॉस ही होता है, और ये है 50,000। और ये सब अगर हम टोटल करें तो यहाँ पर इसकी टोटल आ जाएगी 14 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 4 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 50,000। इट इज़ 32,30,000। अभी तक हमें ट्रेडिंग लॉस की डिटेल कैलकुलेट करना बाकी है, उसके बाद में ये आएगा टोटल ए, ठीक। फिर हम क्या लिखते हैं? बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या लिखते हैं हम? बी पॉइंट में लिखते हैं आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, और इसमें सबसे पहले लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज 3 लाख। ये आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2011 3 लाख। ये 3 लाख समझ गए? जनरल रिजर्व था हमारे पास 8 लाख का, P&L का डेबिट बैलेंस था 5 लाख, नेट हो गया 3 लाख, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट। एक बार हुआ ट्रेडिंग प्रॉफिट, कौन से ईयर में हुआ था? हमें 2012 में हुआ था। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 में हमें प्रॉफिट हुआ था, और वो प्रॉफिट था 8 लाख रुपए का। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट 8 लाख रुपीज। फिर आता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो 24 लाख है, मगर हमें मिलेंगे 26 लाख। तो 2 लाख रुपए का क्या होगा हमें इस पे प्रॉफिट? तो ये प्रॉफिट हम यहाँ लिख देते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, और इसमें कुछ आना नहीं है तो यहाँ पर कर देते हैं इसकी टोटल। तो टोटल बी तो हम कर ही देते हैं, टोटल बी ये हो गया 13 लाख। अब हमें चाहिए ट्रेडिंग लॉस। 21,60,000 का तो ट्रेडिंग लॉस है 31 मार्च 2015 तक, मगर 31 मार्च 2016 को क्या हुआ वो दिया हुआ नहीं है। अब कैसे पता करेंगे? अब क्या करना पड़ेगा पता है आपको? अब थोड़ा लंबा मामला है। अब आप लोग वर्किंग नोट साथ साथ में लिखना। इसको तो मैंने इसलिए कंप्लीट कर दिया कि आपको पता चल जाएगा कि अब इसके बाद वर्किंग नोट लिखना है हमें, ठीक है। एक ट्रेडिंग लॉस लिखना है हमें 2016 को, उसमें 21,60,000 में यहाँ ऐड करना है, और उसको लिख के आउटर कॉलम में लिख के फिर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, 31 मार्च 2016 का लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाए, कितना ट्रेडिंग लॉस हुआ था वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या? आपको सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस है हम 2016 का ट्रेडिंग लॉस कैलकुलेट कर चुके हैं, तो करना है तो हमें क्या करना है? 2 चीज़ें पता करनी है। एक तो बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2016 की, और हमें रिजर्व एंड सरप्लस का डेबिट बैलेंस आता है या क्रेडिट बैलेंस आता है वो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। फिर एक अकाउंट बनाना है रिजर्व एंड सरप्लस का, जो स्टार्ट होगा 31 मार्च 2011 से और 31 मार्च 2016 पे जाके एंड होगा, और हमें उससे पता करना है कि हमें 31 मार्च 2016 ईयर एंड होने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
समझना, थोड़ा सा बड़ा काम है। अब हम सबसे पहले तो 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखिए, साथ साथ में लिखें आप लोग, बैलेंस शीट हम हॉरिजेंटल फॉर्मेट में बना देते हैं क्योंकि हमारा पर्पस बैलेंस शीट बनाने का कोई चीज़ बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाना जरूरी नहीं है। बैलेंस शीट एज ऑन, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, एज ऑन 31 मार्च 2016। हॉरिजेंटल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना रहे हैं क्योंकि हमें कोई चीज़ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है, इसीलिए, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लाइबिलिटी साइड, और ये लाइबिलिटी साइड यहाँ से बनेगी हमारी, जो क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल 48 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 19 लाख, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल 48 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 19 लाख, ठीक। और हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये ले लिया, ये भी ले लिया। अब डिबेंचर दे रखे हैं 20 लाख रुपए के और एक लोन ले रखा है 16 लाख रुपए का। तो यहाँ दिखते हैं डिबेंचर, डिबेंचर 20 लाख और एक लोन ले रखा है हमने 16 लाख का। एक बैंक ओवरड्राफ्ट के भी हमारे आउटस्टैंडिंग है 38 लाख, जिस पे हमने इन्वेस्टमेंट को मॉर्गेज रख रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या लाइबिलिटी है। तो ये हमने लाइबिलिटी में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया, कैपिटल को लिख दिया, प्रेफरेंस शेयर को भी लिख दिया, डिबेंचर को भी हमने लिख लिया, लोन भी लिख लिया। अब ये ट्रेड पेबल वो दे रखे हैं 53 लाख 10,000। तो ये चारों मिलकर क्या हमारी करंट लाइबिलिटी है। तो चारों ऐड करके लिख देते हैं 53 लाख 10,000 प्लस 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 और ये सब मिला के होते हैं 58 लाख 90,000। इसको लिख लेते हैं करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी विच इज 58 लाख 90,000, करेक्ट। अब हम आते हैं एसेट साइड की तरफ। सबसे पहले लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, एक साथ ही फिक्स्ड एसेट्स लिख देते हैं हम, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में जो हम आते हैं वो बैलेंस शीट मतलब बुक वैल्यू पे दिखाते हैं। तो एक तो लैंड और बिल्डिंग बुक वैल्यू कितनी है 24 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख, टूल्स एंड इक्विपमेंट 4 लाख, पेटेंट एंड कॉपीराइट 10 लाख, इन्वेंट्रीज नहीं, इन्वेस्टमेंट अलग से लिखेंगे तो ये आ गए 78 लाख रुपीज़ के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 78 लाख फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट 78 लाख, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर लिखेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब इन्वेस्टमेंट कितने के हैं। इन्वेस्टमेंट बुक्स में 36 लाख की और करंट एसेट्स में एक तो इन्वेंट्रीज है 17 लाख 40,000 प्लस एक ट्रेड रिसीवेबल है 18 लाख, दोनों मिलकर हैं 35 लाख 40,000। 35 लाख 40,000 के तो हो गई करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट हो गए 36 लाख के। बैलेंस शीट में जो भी लिखना था लिख लिया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अगर एसेट साइड में आता है इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का डेबिट बैलेंस है, और अगर लाइबिलिटी साइड में आता है तो रिजर्व एंड सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किधर है। वैसे एसेट साइड की तरफ ही बैलेंस आएगा, है ना। तो यहाँ आ गया रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, मतलब डेबिट बैलेंस आएगा 48 लाख प्लस 19 लाख प्लस 20 लाख प्लस 16 लाख प्लस 38 लाख प्लस 58 लाख 90,000। ये सब मिलकर होते हैं 1,99,90,000,
इधर भी लिख देते हैं 1,99,90,90,000 और एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 48 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 16 लाख, 38 लाख, 58 लाख, 90,000। ओके, अब इसमें से हम माइनस करते हैं 78 लाख, माइनस करते हैं 36 लाख और माइनस करते हैं 35 लाख 40,000। इट इज़ 50 लाख 50,000, 50 लाख 50,000। ये रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, मतलब ये 31 मार्च 2016 का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। अब हम बनाते हैं एक और अकाउंट और वो है रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बनाते हैं। ये हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 तक बनेंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस था 3 लाख रुपए का, 3 लाख। मुझे लगता है आज भी हम एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, तो लास्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीज़। ओपनिंग बैलेंस जो 1 अप्रैल 2000, वो मैं नेट ले रहा हूँ। जनरल रिजर्व 8 लाख, P&L अकाउंट 5 लाख, नेट हो गया 3 लाख क्रेडिट। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 के बीच तक क्या क्या हुआ? हमने डिविडेंड पेड किया, हमने प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पेड किया। डिविडेंड देने से क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस कम होता है। हमने इक्विटी शेयर पर डिविडेंड पेड किया, इक्विटी डिविडेंड। लॉस ऑफ स्टॉक हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। हमें एक बार प्रॉफिट भी हुआ था, बाई ट्रेडिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट होने से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ता है और लॉस होने से कम होता है। बाई ट्रेडिंग प्रॉफिट 31 मार्च 2012। फिर हमें नुकसान हुए थे 2, लॉस 2013, 2014 और 2015, 3 सालों में लॉस भी हुए थे। तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया था? हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया था 1,14,000। फिर हमने दिया था इक्विटी डिविडेंड 4,80,000। लॉस ऑफ स्टॉक हमें हुआ था 8 लाख, 8 लाख रुपए का लॉस ऑफ स्टॉक हुआ था। और हमें 3 सालों में लॉस हुए थे टोटल मिलकर 21,60,000 के, 21,60,000 पे। और 1 साल हमें प्रॉफिट भी हुआ था, वो हुआ था हमें 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद में हमें टू लॉस 2031 मार्च 2016 का हमें पता करना है बैलेंसिंग फिगर। और रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन। और वो क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ से लिखेंगे? बैलेंस शीट से जो हमने बनाई, 50,50,000, 50,50,000। तो 31 मार्च 2016 का हमें लॉस बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं। 3 लाख प्लस 8 लाख प्लस 50,50,000, ये हो गया 61,50,000। और उसमें से हम ये सारे लेस कर देते हैं, माइनस 1,14,000 माइनस 4,80,000 माइनस 8 लाख और माइनस 21,60,000। इट इज़ 25,96,000। इसका मतलब हमने 2016 ईयर एंड में नुकसान किया और वो है 25,96,000। ये 25,96,000 हम वो जो ट्रेडिंग लॉस लिखा था डेफिशिएंसी अकाउंट में, उसमें ऐड कर देंगे 25,96,000। और अब टोटल ट्रेडिंग लॉस निकालते हैं, ऐड कर देते हैं 21,60,000, तो ये हो गया 47,56,000। अब हम यहाँ की टोटल करते हैं, 47,56,000 प्लस 5,94,000 प्लस 8 लाख प्लस 32,30,000, ये टोटल होती है 93,80,000, 93,80,000। अब हम टोटल भी ऑलरेडी कर चुके हैं 13 लाख, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 13 लाख। इट इज़ डेफिशिएंसी विच इज़ 80,80,000, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच हो गया A-B। करेक्ट। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था, हमें
वैसे तो इजी क्वेश्चन था, बस वो लास्ट ईयर का लॉस नहीं दे रखा था। लास्ट ईयर का लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले तो रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस पता करना पड़ा, फिर हमने रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बनाया। सब कुछ लिखने के बाद में वो जो लॉस था वो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, तो आप ऐसा करो, सबसे पहले तो ये जो वर्किंग नोट है वो लिख लो, फिर उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फटाफट से लिखो, और आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन ने हमारा सारा टाइम ले लिया। तो बैलेंस शीट बना लीजिए, इससे रिजर्व एंड सरप्लस का हमें पता चला क्लोजिंग बैलेंस। फिर हमने रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बनाया 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2016, और हमें रिजर्व एंड सरप्लस का से 31 मार्च 2016 को जो ईयर एंड हो रहा है उसका नुकसान जो कितना हुआ वो हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन में केवल ये ही एक नया पॉइंट था, बाकी पॉइंट ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ डेफिशिएंसी अकाउंट। ये आप लिख लीजिए डेफिशिएंसी अकाउंट। बस वो ट्रेडिंग लॉस जो था उसमें 2015 ईयर एंड तक का ही लॉस दे रखा था। 31 मार्च 2016 ईयर एंड का लॉस हमने कैलकुलेट किया, और उसके बाद में डेफिशिएंसी अकाउंट को कंप्लीट कर लिया। ये जो डेफिशिएंसी आई है 80,80,000, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की डेफिशिएंसी से मिलनी चाहिए, और वो भी 80,80,000 थी। ओके, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट ये जो फोर्थ क्वेश्चन हमने किया है ये सबसे भारी टाइप का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोनों एक जैसे ही हैं। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे जो भी प्रॉफिट लॉस थे वो सब दे चुके थे, मगर हम इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट ईयर का जो लॉस था वो दिया हुआ नहीं था, उसको कैलकुलेट करना पड़ा। पहले बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट से रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कैलकुलेट किया, और फिर रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बनाया 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 तक। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब एक तरह से जो भी P&L वगैरह है ना, जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट टाइप बनाते हो उसी टाइप का अकाउंट बनाए। तो जो भी जिससे भी रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा वो क्रेडिट में आएगा, और जिससे भी रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा वो डेबिट में आएंगे। डिविडेंड देने से रिजर्व एंड सरप्लस कम होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। रिजर्व एंड प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड कभी भी P&L अकाउंट में नहीं आते। ठीक है, तो ये जो भी लॉस हमने राइट ऑफ किए वो सब हमने डेबिट साइड में लिखा, और जो भी प्रॉफिट हो रखे हैं वो हमने क्रेडिट साइड में लिखे, और इसका नेट रिजल्ट हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया, और वो है लास्ट ईयर का ट्रेडिंग लॉस। ठीक है, तो ये तो एंड हुआ। लास्ट क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।